नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे सामान्य विज्ञान का टॉपिक 6, मानव शरीर से संबंधित तथ्य, भाग 1। इसका भाग 2 भी आएगा, तो देख लेते हैं यूनिट ट्रिक के साथ। पहला है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी है अस्थि फीमर, यानी कि जो फीमर है ये जांघ में पाई जाती है। जांघ की हड्डी है ये सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। ठीक है, इसको याद करेंगे। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो है स्टेप्स। ये जो हड्डी है ये मध्य कर्ण में पाई जाती है। ये भी साथ में हम याद करेंगे कि स्थिति कहाँ है, मध्य कर्ण में पाई जाती है ये। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह है यकृत। और जो यकृत है, पीलिया जब रोग होता है तो यकृत की गड़बड़ी के कारण होता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि ये थायराइड है। थायराइड, ठीक है, गले में पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि इसका स्त्रावण शरीर के अंदर ही होता है, बाहर इसकी नलिका नहीं होती है, इसलिए इसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। सबसे बड़ा अंग, तो सबसे बड़ा अंग जो है वह है त्वचा। त्वचा सबसे बड़ा अंग है और यह एक उत्सर्जी अंग भी है, क्योंकि त्वचा में बहुत सारी श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि पसीने, विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि वह पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि, ठीक है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और यह मस्तिष्क में पाई जाती है। फिर है सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका है अंड कोशिका। अंड कोशिका। और यदि कभी ये पूछे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। ठीक है, ये तो सबसे बड़ी है, यदि छोटी पूछें तो शुक्राणु बताना। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। ठीक है, सबसे बड़ी धमनी तो एब्डोमिनल अरोटा। एब्डोमिनल एरोटा, ठीक है, ये होता है, इसको महाधमनी भी कहते हैं। तो एब्डोमिनल अरोटा ये सबसे बड़ी धमनी है। और सबसे बड़ी सिरा इन्फीरियर वेना कोवा, ये याद रख लेंगे। इन्फीरियर वेना कोवा ये सबसे बड़ी सिरा है। जो सिरा है, सिरा में जो अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। सिरा रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाता है और जो धमनी है वह रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर ले जाता है। और जो धमनी है वह मोटी होती है और सिरा की जो दीवार है वह पतली होती है। डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाते हैं वह सिराओं में लगाते हैं, ये भी जानकारी आप याद रख लेना। सबसे लंबी तंत्रिका, ठीक है, सबसे लंबी तंत्रिका आपका हो जाएगा सियाटिक। सियाटिक, ठीक है। सबसे छोटी पेशी, तो सबसे छोटी पेशी जो है ना वह हो जाएगी, सबसे छोटी पेशी, इसका ये जो स्टेप्स है ना, स्टेप्स, तो स्टेपेडियस, इसी से बनेगा स्टेपेडियस। तो ये जो है ना सबसे छोटी पेशी होती है। ये स्टेप्स जो हड्डी है तो इसी से बनेगा स्टेपेडियस। तो ये सबसे छोटी क्या होगी? पेशी होगी, इसको याद रख लेना। फिर है सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण, है ना, मोनोसाइट।
सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा होता है? मोनोसाइट होता है। इतना आपको याद हो गया होगा। फिर आगे चलते हैं, सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता किस अंग की होती है? पुनरुद्भवन का मतलब समझ लीजिएगा, रीजनरेशन होता है इसका। तो रीजनरेशन यानी कि जब कोई अंग क्षतिग्रस्त होने के बाद दोबारा से बन जाता है तो उसको कहते हैं पुनरुद्भवन। ठीक है, तो ये क्षमता पाई जाती है सबसे ज़्यादा यकृत में। यकृत में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है। जिस प्रकार से छिपकली की पूंछ एक बार टूट जाने के बाद दोबारा से बन जाती है तो उसको पुनरुद्भवन या रीजनरेशन के तहत बनना हुआ कहलाता है। और उसी प्रकार अपने मानव शरीर में यकृत में यदि क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वह रीजनरेशन होकर दोबारा से बन जाता है। और सबसे कम पुनरुद्भवन होता है मस्तिष्क में। मस्तिष्क में सबसे कम पुनरुद्भवन होता है। फिर सबसे व्यस्त अंग होता है मानव का हृदय। हृदय सबसे व्यस्त अंग होता है। हृदय कभी भी आराम नहीं करता है। ये यदि क्वेश्चन आ जाए कि शरीर का कौन सा अंग है जो कभी आराम नहीं करता है, वह हृदय है। अगर कभी प्रश्न आए कि हृदय कब आराम करता है, तो हृदय दो धड़कनों के बीच में आराम करता है। लब और डब, ये दो धड़कनें होती हैं। सबसे पतली त्वचा है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा सबसे पतली त्वचा होती है जो कि आंख में पाई जाती है। ठीक है, संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? तो ये होता है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर होता है, यानी कि शरीर के कुल भार का 1/7 भाग, कुल भार का 1/7 भाग होता है, यानी कि 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त पाया जाता है। सामान्य रक्तचाप क्या होता है? तो सामान्य रक्तचाप जो है वह 120/80 मिलीमीटर पारा होता है। मिलीमीटर पारा होता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। mmHg यानी कि मिलीमीटर पारा। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऊपर वाले को सिस्टोल और नीचे वालों को कहते हैं डायस्टोल। ठीक है, ये जो 120 है इसको कहते हैं सिस्टोल और नीचे वाला है उसको कहते हैं डायस्टोल। फिर है आरबीसी की संख्या। तो आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हम बात करें कि मान लीजिए पुरुष में, तो पुरुष में तो ये होती है 5000। ठीक है, 5000 से 5500, 5500। ठीक है, और मिलियन क्यूबिक ठीक है, मिलीमीटर। और इसमें होता है 4,500 से 5000, है ना। और इकाई यही हो जाएगी मिलियन क्यूबिक। ठीक है, मिलीमीटर, मिलियन क्यूबिक इसमें मिलियन नहीं आएगा, इसमें तो मिलियन आ रहा है, लेकिन ये जो इसमें भी मिलियन आ जाएगा। महिला में भी क्या आएगा? मिलियन क्यूबिक और mm, ये याद रख लेना। जो आरबीसी है वह मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर में है और जो डब्ल्यूबीसी है वह मिलियन में नहीं होता है। जैसे कि ये होगा 5000 से 10,000, 5000 से 10,000। ठीक है, 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर। अब ये मिलियन में क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी है ना, वह उनको रक्षक कणिकाएं कहते हैं, क्योंकि शरीर में जब भी घाव लग जाता है, चोट लग जाती है, तो ये सैनिक कणिकाओं के माध्यम सैनिक कणिकाओं की तरह लड़ते हैं बैक्टीरिया से, और काफ़ी जो डब्ल्यूबीसी है वो शहीद हो जाते हैं। और शहीद हो जाते हैं इसलिए इनकी संख्या कम है। और वैसे भी इनका जो जीवन काल है वो 2 से 5 दिन होता है। जो आरबीसी जो लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? ये तो 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है वह 2 से
5 दिन होता है, ठीक है ना। और जो आरबीसी का जो जीवन काल है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, 120 दिन होता है, 120 दिन, ठीक है। और आरबीसी ख़त्म कहाँ पर होता है? आरबीसी प्लीहा में इसका निधन हो जाता है और ये जो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो ये भाग 1 है मानव शरीर से संबंधित तथ्यों का, और इसका भाग 2 भी जल्दी ही आएगा, ठीक है। जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके बताएं। जो व्यक्ति नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।